Yeah, now it's going to be recorded. Just share PDF. Uh, Anglo-Saxon to sir. Just I want to know, is it visible? Yeah, if it's visible, then I want to tell you कि today I will cover from Anglo-Saxon period to age of revival. जितनी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, एक एक पॉइंट को मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं जो यहाँ पे विजिबल होगा। हैंड रिटन मटेरियल है, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन मैं जब रीडिंग करूंगा तो वो चीज हो सकता है काफी हद तक विजिबल रहे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि थोड़ा सा मैंने इसको भी कर दिया है स्क्रीन को। सबसे पहला जो पॉइंट है, द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। टाइमिंग क्या है, 450 से 1066। मैंने आपको बताया था यहाँ से दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, बीवुल्फ इज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, इट वाज रिटन इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी का जो पहला एपिक है जिसका नाम बीवुल्फ है, वह किस में आया हुआ था, एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया था। बीओल्फ किसका एग्जाम्पल है, बीओल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक। ये सब बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि दुनिया का जो पहला प्राइमरी एपिक है वो कौन सा है, होमर का इलियड एंड ओडिसी। जब आप होमर्स की इलियड एंड ओडिसी की बात करते हैं, वह पहला प्राइमरी एपिक है। और आपको ये भी याद होगा कि जब मैंने एपिक पर लेक्चर डिलीवर किया था तो वहां पर मैंने अच्छे ढंग से आपको ये बताया था कि प्राइमरी एपिक क्या होता है और सेकेंडरी एपिक क्या होता है। तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस है दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, यू कैन गो देयर एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एपिक एंड secondary epic. But here we are taking what, here we are taking history of English literature. And in history of English literature, I just I have gone with these ages, I have told you, but I am just only highlighting or pointing out कि which points you have to remember. तो एंग्लो सेक्शन में एक बीओल्फ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने बताया था कि एंग्लो सेक्शन एज से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, वह कौन सा, साइन वुल्फ। तो ध्यान में रखिएगा, देयर इज अ राइटर साइन वुल्फ, CYNEWOULF। साइन वुल्फ इज द डोमिनेंट पोएट ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। मतलब वह उस एज के डोमिनेंट पोएट रहे हैं साइन वुल्फ जो थे। सो दीज आर द पॉइंट्स, दो क्वेश्चन, एक तो बियोल्फ, दूसरा साइन वुल्फ। फिर उसके बाद हम सीधे किस एज में आ जाते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350। यह जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, द एज इज रिमार्केबल फॉर द बैटल ऑफ हास्टिंग्स। कह रहे हैं कि यह जो एज था यह बैटल ऑफ हास्टिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। और यह युद्ध कब हुआ था, 1066 ईस्वी में। तो 1066 ईस्वी में ही जो युद्ध हुआ था उसी को नॉर्मन वार भी कहा जाता है या बैटल ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये भी बताए थे किस तरह से कोर्ट और किस तरह से जो है पार्लियामेंट, सॉरी कोर्ट और चर्च, कैसे लोगों का शोषण वहां पे होता है, किस तरह से राजा जो है ये किंग बिकेम पपेट इन द हैंड ऑफ हुम, किंग बिकेम पपेट इन द हैंड ऑफ बिशप। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब से कब तक है, 1066 से 1350 ईस्वी तक। इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बैटल ऑफ हास्टिंग जो 1066 ईस्वी में हुआ है। दूसरा पॉइंट है, बिगिनिंग ऑफ 100 इयर्स वार विद फ्रांस। यह जो हुआ है 1338 ईस्वी में शुरू होता है। और मैंने आपको इसके बारे में भी बताया हुआ था कि 1338 बिगिनिंग ऑफ 100 इयर्स वार विद फ्रांस। तो यह एक दूसरा इवेंट रहा है विच यू हैव टू रिमेम्बर। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि इस एज में
ड्रामा का एक तरह से ओरिजिन या ड्रामा का एक रूप देखने को मिलता है। मिरेकल प्ले था, मिस्ट्री प्ले था, मोरालिटी प्ले था, इंटरल्यूड था। मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया था कि मिरेकल प्ले सेंट्स की लाइफ पर होता है, मिस्ट्री प्ले जीसस क्रिस्ट की लाइफ पर था, मोरालिटी प्ले जो है कॉमन, जो आदमी कॉमन राइटियस मैन जो थे, जो कॉमन आदमी जो धर्म से जुड़े हुए थे, उनकी जिंदगी को लेके जो प्ले लिखा गया। और इंटरल्यूड जो है वह लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लैटिन बिटवीन द प्ले या कॉमिक रिलीफ। तो वो सब भी यहीं से ही आता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से। तो जो चीजें ध्यान में रखनी, वो डेट ध्यान में रखना है, और उसके बाद बैटल ऑफ हास्टिंग्स या बैटल ऑफ या नॉर्मन वॉर ध्यान में रखना, जो 1066 में हुआ था। फिर 100 इयर्स वॉर विद फ्रांस ध्यान में रखना है। उसके बाद सीधे हम जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर कब से कब तक रहा, 1350 से 1400 ईस्वी तक। इसमें साफ साफ लिखा गया, द एज ऑफ चौसर वाज अ ट्रांजिटरी पीरियड। यह एक ऐसा एज था जहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। इट वाज द एज ऑफ द बिगनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर। लिटरेचर में एक नए कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ था। चासर रोट इन लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश में उन्होंने लिखा। चासर इज नोन द फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। ही वॉज द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग पोएट। ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करा चुका हूँ आपको। तो मैं केवल उन सारे पॉइंट्स को एक जगह मेमोराइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि चीजें कुछ ना कुछ बर्डन जैसा आपको लगेगा। तो मैं उन चीजों को केवल आपको रिकॉल कर रहा हूँ, मेमोराइज कर रहा हूँ, कि चौसर को लेके हम लोगों ने जो बात किया था, कितनी सारी चीजों को यू विल गेट इट हियर, कि उनको फादर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा गया था, 3 लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ था। और उसके बाद उनका जो एज था एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है। और इसीलिए चौसर की एज को हम ट्रांजिटरी पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिटरी पीरियड जिसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और ही वॉज द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग पोएट, वह पहले स्टोरी टेलिंग पोएट। ये सारी बातें मैंने आपसे किया था। ही इम्प्लॉयड नैरेटिव टेक्निक, रियलिज्म एंड इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि नैरेटिव टेक्निक किसको कहा जाता है। नैरेटिव टेक्निक वह टेक्निक होती है जिसमें जो है क्या करता है, जिसमें जो है आखिर कहानी के माध्यम से अपनी कोई बात करता है। कहानी बताना ही आपका क्या है, कहानी बताना ही आपका नैरेटिव टेक्निक है। सो अगर आपको याद होगा तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने लिया हुआ था और कवर कराया था कि नैरेटिव टेक्निक्स क्या है, नैरेटिव टेक्निक्स के अलावा इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर्स क्या है, रियलिज्म क्या है। और इन सब के अलावा यू विल कम टू नो कि चौसर की जितनी भी क्वालिटीज थी या जितनी भी चीजें थी वो सब एक जगह हमने कराया हुआ था। फिर मैंने आपको लिखवाया कि उनको क्रेडिट दिया जाता है, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जा सकता है। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट इन द सेंस कि इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, कि उन्होंने हीरोइक कपलेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। उनसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दूसरा चीज, उन्होंने इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का यूज किया। मैंने ये भी बताया कि इंडिविजुअल कैरेक्टर वह होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, वह भीड़ से अलग होता है। और टाइप कैरेक्टर वह होता है जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसका ड्रेस, एटीट्यूड, मैनर ऐसे होगा कि वह पूरे एक समाज का को वह रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर में ये डिफरेंस होता है। जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन हिज क्रिटिकल एसे द डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। कह रहे हैं कि जॉन ड्राइडन ने उनको क्या कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। और किसमें कहा, इन हिज क्रिटिकल एसे, अपने क्रिटिकल एसे द डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। चासर सर्व 3 किंग्स, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। उस दिन मैं हम लोगों ने जब बात किया था, चासर ने 3 राजाओं की सेवा की, तो इसमें नाम भी दे दिया जा रहा है कि चासर ने किन 3 राजाओं की सेवा की, एडवर्ड थर्ड की, रिचर्ड सेकेंड की एंड हेनरी फोर्थ की। तो अभी तक की जो ये पेज रहा है, इस पेज में हम लोगों ने जो बातें किया हुआ है एंग्लो सैक्सन को लेकर, एंग्लो नॉर्मन को लेकर, एज ऑफ चौसर, अभी चौसर चल रहे हैं, आगे के पेज में वो हमें मिलेंगे। चौसर से रिलेटेड 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना है। हीरोइक कपलेट को, उसके अलावा इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर को, 3 लैंग्वेज में लिखे हैं, 3 राजाओं की सेवा किए हुए हैं, और इस तरह की चीजें जो है कि स्टोरी टेलिंग मेथड के पहले राइटर हो रहे हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इस तरह की बातें उनके बारे में कही गई है। इन द नेक्स्ट पेज यू विल गेट की Chaucer was born in 1340 and died in 1400.
कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे बहुत आपको मतलब नहीं। चासर वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे। वेस्टमिंस्टर अबे पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर मैं डिस्कस करूंगा कि वेस्टमिंस्टर अबे एक ऐसी जगह है इंग्लैंड में जहां पे जितने भी ग्रेट पोएट्स हैं वो ज्यादातर वहीं पर दफनाए गए हैं। यह एक कब्रिस्तान है जहां पर ग्रेट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर बरीड डाउन, जहां पे उनको दफनाया गया है। चासस लिटरेरी करियर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स अ रिमार्केबल पोएम नेम्ड रोमन डी ला रोज। चासर ने का जो पहला पीरियड है उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पोएम लिखा था जो रोमन डी ला रोज है। इट इज एन एलिगरी, यह एलिगरी है। इट टेक्स द थीम ऑफ लव, और इसमें लव की थीम को लेके बात कही गई है। दूसरा उनका एक रिलेटेड है द बेस्ट नोन पोएम ऑफ द फर्स्ट पीरियड, जो पहला पीरियड है, मतलब जो उनका फ्रेंच पीरियड होगा या जो पहला पीरियड है, उसमें उन्होंने एक और बुक लिखा जिसका नाम है बुक ऑफ द डचेस। इट टेक्स अबाउट द डेथ ऑफ ब्लांच, वाइफ ऑफ चॉसस, पेटन जॉन ऑफ गॉन्ट। इससे आपको बहुत मतलब नहीं, बस किताबों का नाम ध्यान में रखिएगा कि रोमन डी ला रोज है, बुक ऑफ द डचेस है, ऑल दीज थिंग। द चीफ वर्क ऑफ द सेकेंड आर इटालियन पीरियड, जो सेकेंड या इटालियन पीरियड उनका था उसमें उन्होंने ट्राइलस और क्रेसिडा लिखा था। अ पोएम ऑफ 8000 लाइन्स, 8000 लाइन की थी। शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ इट इन हिज ट्राइलस एंड क्रेसिडा। शेक्सपियर ने बाद में इसका यूज किया है अपनी किताब ट्राइलस और क्रेसिडा में। द इमीडिएट सोर्स ऑफ चासस पोएम इज बोकासियोस सेकंड फिलास्ट्रेटो। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बात बताई थी कि चासर के एक कंटेम्प्रेरी पोएट थे जिनका नाम था बोकासियो। उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था डिकामीरान, जो एक प्रोज रोमांस था जिसने बाद में नॉवेल की उत्पत्ति में भी योगदान दिया। लेकिन यहाँ पे जो बोकासियो को हम लोग याद कर रहे हैं वो इसलिए याद कर रहे हैं कि बोकासियो का जो वर्क है सेकेंड फिलास्ट्रेटो, उसको चौसर ने फॉलो किया हुआ है। क्या कंपोज करने के लिए? ट्राइलस और क्रेसिडा नाम का पोयम कंपोज करने के लिए। और बाद में चासर को फॉलो किया है, किसने फॉलो किया है? विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया जब उन्होंने ट्राइलस और क्रेसिडा लिखा। जस्ट आई वांट टू नो, आपको चीजें विजिबल है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा, या ऑलरेडी एक्चुअली में वी ऑल हैव गॉन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको नया मिलेगा, लेकिन ये पूरा चीज वहां तक है। जब एक बार रिवाइज हो जाएगा तो विद फ्रेश माइंड यू विल कम टू नो कि या हम इसको पढ़ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई जा रही। तो चीजें आपको विजिबल है, क्लियर भी है। और चूंकि मैं उन पॉइंट्स को दोबारा हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो पॉइंट्स जो है आपसे मैंने डिस्कस किया। मैं सेंड कर दूंगा अभी तुरंत, जैसे ही पढ़ाऊंगा तुरंत सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक, भेज देंगे, भेज देंगे। सो दीज आर द थिंग्स की फ्रेंच में, लैटिन में, इंग्लिश में जो बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक आथर थे जो उनके कंटेम्परेरी थे, उनका क्या नाम था? उन्होंने बोकैसियो। बोकैसियो ने एक किताब लिखा था डिकामीरान, जो प्रोज रोमांस था जिसने नावल में कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन बोकैसियो का डिस्कशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि हम लोग बोकैसियो के जो है जो उनका सेकेंड फिलास्ट्रेटो है उसको चौसन ने फॉलो किया, क्या कंपोज करने के लिए? ट्राइलस और क्रेसिडा को कंपोज करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, चौसर से रिलेटेड किताबों का नाम रोमन डी ला रोज, बुक ऑफ द डचेस, ट्राइलस और क्रेसिडा। और इसको क्यों ध्यान में रखना? क्योंकि इसको जो है शेक्सपियर ने भी फॉलो किया हुआ है। और ट्राइलस और क्रेसिडा को लिखने के लिए चौसर ने किसको फॉलो किया हुआ है? चासर ने फॉलो किया बोकासियोस का सेकंड फिलास्ट्रेटो। नेक्स्ट पॉइंट है द हाउस ऑफ फेम इज चासस अनफिनिश्ड पोयम। उसके बाद है द थर्ड ग्रेट पोयम ऑफ दिस पीरियड। कह रहे हैं कि इस पीरियड का जो थर्ड ग्रेट पोयम है वह है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। आपको याद होगा कि लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बात किया था और कहा था कि चासर ने सबसे पहले हीरोइक कपलेट को अगर यूज किया है तो किसमें यूज किया हुआ है? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज किया हुआ है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, तो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के बाद जो है चासन ने कैंटरबरी टेल्स में भी हीरोइक कपलेट का यूज किया है।
तो जो चासर का कंट्रीब्यूशन हीरोइक कपलेट को लेकर के है वह किस किताब में आता है? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में आता है और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में आता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको मैंने बता दिया कि कुछ उनके किताबों के नाम है। एक वर्ड और मैंने अभी डिस्कस किया है इस पेज को लेकर, वेस्टमिंस्टर अबे। वेस्टमिंस्टर अबे जनरल वे में हर आदमी को पता होना चाहिए कि यह जो है एक जगह का नाम है, एक कब्रिस्तान है जहां पे इंग्लैंड के बड़े राइटर्स को क्या किया गया, बरीड डाउन किया गया, उनको दफनाया गया। दे आर बरीड डाउन देयर। नेक्स्ट पॉइंट है चॉसर्स मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क इन ऑल लिटरेचर। फीस द थर्ड आर इंग्लिश पीरियड ऑफ हिज लाइफ। करें जो चॉसर का कैंटरबरी टेल्स है, यह बहुत ही उनका मास्टरपीस है, यह उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और यह जो है क्या करता है कि जो भी उनके वर्क रहे हैं उन वर्क पर अगर हम बात करेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण वर्क है उनका। लैटिन में भी, लैटिन और फ्रेंच के अलावा जब उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो यह उनके थर्ड पीरियड की बात करता है। मतलब कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश में लिखी गई है और यह थर्ड पीरियड की बात करता है। इन कैंटरबरी टेल्स ही हैज गिवन अस अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आता है कि कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने क्या बताया हुआ है, अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी, अपने समय का जो समाज था, इंग्लिश जो सोसाइटी थी उसके बारे में उन्होंने बात किया है। इट्स वर्क एंड प्ले, its deeds and dreams, its fun and sympathy and hearty joy of living such as no other single work of literature has ever equaled। तो उन्होंने उसमें जो भी बात किया हुआ है कि इंग्लिश सोसाइटी उस समय की जो थी वह कैसे थी, उसके डीड्स क्या थे, उसके ड्रीम्स क्या थे, उसके फन क्या थे, उसकी सिंपैथी क्या थी। उन्होंने उस समय के समाज का को लेकर के ये सारी बातें उन्होंने की हुई है। सो आई थिंक कि आपको यहाँ से भी समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, कैंटरबरी टेल्स, उसके अलावा ट्रायलस एंड क्रेसिडा, उसके अलावा जो है उनका एक अनफिनिश्ड वर्क है हाउस ऑफ फेम, बोकैसियोस का सेकंड फिलास्ट्रेटो, इसके अलावा जो है बुक ऑफ द डचेस, रोमन डीला रोज, वेस्टमिंस्टर अबे। तीन लैंग्वेजेस में लिखे हैं, लैटिन में, फ्रेंच में और इंग्लिश में। उसके पहले की बात की तीन राजाओं की उन्होंने सेवा की है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी यू हैव गॉन, और हम लोग दोबारा करने से यू आर रिकॉलिंग दीज पॉइंट्स की कहाँ पे क्या डिस्कस किया गया, क्या चीजें रही हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि अभी हम लोग कैंटरबरी टेल्स की बात कर रहे हैं और ये डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि शायद एक घंटे में जो हम लोगों ने एक हफ्ते में पूरा लेक्चर कवर किया वो यहाँ पे एक घंटे में उसको केवल मेमोराइज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। Canterbury Tales published in 1384. There are 30 characters including the poet. The poem begins with the description of April. आप देखेंगे कि टोटल जो है 1384 ईस्वी में पब्लिश होता है। कैरेक्टर्स कितने हैं? 30 है। और ये भी बात बताई गई कि द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रैल। मैंने पहले बताया था कि इसमें ये बताया गया अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार, अप्रैल इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज इन अप्रैल। उस तरह की कैरेक्टर्स या उस तरह की सिचुएशन को लेके बताई गई है कि जो पोयम है वह अप्रैल में शुरू होता है। इन दिस मंथ पिलग्रिम्स ऑफ इंग्लैंड गो ऑन पिलग्रिमेज, जो इंग्लैंड के तीर्थ यात्री है वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। द पिलग्रिम ऑफ कैंटरबरी टेल्स आर गेदर्ड इन टैबर्ड इन ऑफ साउथ वर्क। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। जो पिलग्रिम्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स हैं, कैंटरबरी टेल्स के जो 30 पिलग्रिम्स है, 30 कैरेक्टर्स है, वे कहाँ इकट्ठा होते हैं? टैबर्ड इन ऑफ साउथ वर्क, एक जगह का नाम, वहां इकट्ठा होते हैं। और वे कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू सी द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। किसकी पवित्र जगह का दर्शन करने जा रहे हैं? थॉमस बेकेट। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था। कहाँ इकट्ठा होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस महीने से इसकी शुरुआत होती है और कितने कैरेक्टर हैं? कितने कैरेक्टर हैं? 30 कैरेक्टर हैं। किस महीने से शुरुआत है? अप्रैल के महीने से। अप्रैल जो मंथ है किसका सिंबल है? स्पिरिचुअलिटी का सिंबल, बिकॉज पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज इन दिस मंथ।
जो कैंटरबरी टेल्स है जो किताब है, उसमें जो 30 पिलग्रिम्स हैं वे कहाँ पर इकट्ठा हैं? वे टैबर्न इन ऑफ साउथवर्क में इकट्ठा हैं। दे आर गोइंग टू सी द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। वे थॉमस बेकेट की श्राइन को देखने जा रहे हैं। In the poem, April is the symbol of religious progress and fertility. Against it, T.S. Eliot, in his masterpiece The Waste Land, criticizes April because it is the symbol of downfall of morality, goodness, and virtue. He says April is the cruelest month. मैं फिर से बता दूं, अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे चौसर की कैंटरबरी टेल्स की बात कर रहे थे, जो अप्रैल के महीने में शुरू होता है, जो सिंबल ऑफ किसका है? स्पिरिचुअलिटी है, जो सिंबल ऑफ क्या था? गुडनेस और वर्चू का था। लेकिन टीएस एलियट ने एक पोयम लिखा द वेस्टलैंड जो 1922 ईस्वी में आता है, और टीएस एलियट ने उस पोयम में अप्रैल मंथ को क्रिटिसाइज किया है और कहते हैं कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। क्यों? क्योंकि जो अप्रैल कभी सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी था, पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज, चासर के जमाने में, एलियट के जमाने में लोगों ने अप्रैल को मनोरंजन का साधन बना लिया था। पिकनिक मनाने जाते हैं, पब में जाते हैं, रेस्तरा में जाते हैं, होटल में जाते हैं, टेम्स नदी के किनारे एंजॉय करने जाते हैं। उनके लिए अप्रैल का मकसद ये रहा था। इस चीज को लेकर उन्होंने बात किया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि इट वाज डिसाइडेड दैट, पोयम में यह डिसाइड किया गया दैट ईच ऑफ द कंपनी शैल टेल टू स्टोरीज, कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वे दो स्टोरीज बताएंगे, इन गोइंग एंड टू इन कमिंग। दो स्टोरी जाते समय और दो आते समय बताई जाएगी। ये चीज डिसाइड किया गया था कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वे इस तरह से करेंगे। द पोयम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाइट। करें कि जो पोयम है वह नाइट के, पहला कैरेक्टर कौन है? ये क्वेश्चन कॉमन सा पूछा जा सकता है कि पहला कैरेक्टर नाइट है, उसके डिस्क्रिप्शन से यह शुरू होता है। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर एमंग 30। ये क्वेश्चन सिंपल सा कई इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है कि चासर की कैंटरबरी टेल्स का सबसे रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर कौन है? नाइट है। The poem begins with the description of the knight, the most respectable character among 30। जो 30 कैरेक्टर है उसका सबसे रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है। नैरेटिव टेक्निक, रियलिज्म, आयरनी, सटायर, स्टोरी टेलिंग मेथड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पोयम। पहले भी बात बताई जा चुकी, इस समय भी। Chaucer studied men and women as they are to describe them so that the reader recognizes them not as an ideal heroes but as his own neighbors। करें कि चासर ने जिन कैरेक्टर का कैंटरबरी टेल्स में बताया हुआ है, वे कैरेक्टर वास्तविकता के धरातल पर इतना करीब है कि ऐसा लगता है कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे हमारे पड़ोसी हैं, ना कि वे कोई हीरो है कि या हीरोइन। ऐसा लगता है जैसे वे सब के सब जो है हमारे बहुत करीब है और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इस तरह से चासर ने उनको प्रेजेंट किया है। उसके बाद करें सीइंग द कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर्स को देखकर ड्राइडन सेड, ड्राइडन ने कहा, क्या कहा? हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि किस आदमी ने ये कहा है कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये बात किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा है। किसको देख करके कहा है? चॉसस के जो कैरेक्टर है उनके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया हुआ है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि चासर के जो भी कैरेक्टर हैं उनमें क्या है, उसमें उनमें सीरियसनेस नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें जो है एक तरह का लाफिंग स्टॉक्स है वहां पर। यू आर गेटिंग द नेक्स्ट पेज। उसमें आप देखेंगे कि चौसर इम्प्लाइड 3 मीटर, चौसर ने 3 मीटर का यूज किया। हीरोइक कपलेट इन कैंटरबरी टेल्स, उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया कैंटरबरी टेल्स में। और एक बता ही चुके सबसे पहले किसमें यूज किया है? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। चौसर ने सेबल लाइन्स स्टैंजा का भी यूज किया है, कॉल्ड द राइम रॉयल, जिसको हम लोग राइम रॉयल भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीरोइक कपलेट, सेबल लाइन्स स्टैंजा, राइम रॉयल। और ये जो उन्होंने यूज किया किसमें किया है? ट्रायलस एंड क्रेसिडा में यूज किया है। द थर्ड मीटर इज द 8 syllable लाइन with 4 accents
द लाइन्स राइमिंग इन कपलेट्स एज इन द बुक ऑफ द डचेस। कह रहे हैं कि जो उन्होंने नेक्स्ट मीटर मीटर यूज किया हुआ है वो अपनी किताब बुक ऑफ द डचेस में यूज किया है, जो 8 सिलेबल लाइन है। 8 सिलेबल लाइन विथ 4 accents, 8 सिलेबल लाइन विथ 4 accents राइमिंग इन कपलेट, जो कपलेट में राइम करती हैं। मतलब 8 सिलेबल का मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ, ऑक्टोसिलेबिक किया हुआ। 8 सिलेबल होगा तो 4 फीट होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौसर इम्प्लाइड मिडलैंड डायलेक्ट। चौसर ने जिस बोली का यूज किया है वह कौन सी बोली थी, मिडलैंड डायलेक्ट एज द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। विलियम लैंगलैंड्स पायस प्लाउमैन इज द फर्स्ट क्रिएशन इन इंग्लिश। कह रहे लैंगलैंड ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है पायस प्लाउमैन, वह अंग्रेजी की का पहला क्रिएशन था। दैट टॉक्स अबाउट कॉमन पीपल, जिसमें कॉमन आदमी के बारे में बात की गई है। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, यह एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। तो पूरे के पूरे उसमें दो इंपॉर्टेंट राइटरों पर बात की गई, चौसर पर बात की गई है और विलियम लैंगलैंड पर बात की गई है, जो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। विलियम लैंगलैंड का क्या ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पायस प्लाउमैन जिसमें वो कॉमन पीपल मतलब किसानों को लेके बात करते हैं, यह एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। नेक्स्ट राइटर जिसपे मैंने कई बार आपसे बात किया, जॉन वाइक्लिफ। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्यूरिटन। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट नेम्ड लोलार्ड। तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूँ, सब आपको पता है कि उन्होंने लोलार्ड मूवमेंट चलाया, पहले इंग्लिश प्यूरिटन रहे हैं, बाइबिल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किए हैं 1382 ईस्वी में। इसी वजह से उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, तमाम चीजें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उनके द्वारा किए गए काम को निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड हेल्प इन ट्रांसलेटिंग दिस वर्क। उनकी हेल्प एक आदमी ने किया था जिसका क्या नाम था, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड। मैंने आपको बताया था ना कि बाइबल से कई लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। इसके पहले याद होगा मैंने अभी नाम एक जॉन परवे का नाम बताया था, क्रैनमर का द ग्रेट बाइबल मैंने आपको नाम बताया था। सो यहाँ पर एक और नाम आ रहा है, निकोलस ऑफ हियरफोर्ड ने उनकी सहायता की थी इस वर्क को ट्रांसलेशन करने में। कौन से, बाइबिल का ट्रांसलेशन। तो अगर कभी भी आता है कि जॉन वाइक्लिफ ने जो बाइबिल का ट्रांसलेशन किया उनकी हेल्प किसने किया था, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड ने। एक और नाम है जॉन परवे। जॉन परवे ने इनके द्वारा दिए किए गए ट्रांसलेशन को रिवाइज करते हैं 1388 में। चूंकि 1384 में इनकी मौत हो जाती थी, इनकी मौत के बाद उन्होंने उसको रिवाइव किया है। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। यहाँ रिनेशा नहीं होना चाहिए, वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो चौसर से रिलेटेड था वो पॉइंट यहाँ पे वो है, इसे करेक्ट करना। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, नॉट रिनेशा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा जो होंगे वो चौसर होंगे। ब्लैक डेथ 1348 ईस्वी में हुआ है, सही है। पीजेंट रिवोल्ट 1381 में हुआ है। 100 years वार विद फ्रांस वर द एग्जाम वर द रिमार्केबल पॉइंट्स ऑफ दिस एज। इस एज में ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। वो कौन कौन सी घटनाएं हुई है, ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट, ये सारी बातें मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि ब्लैक डेथ कब हुआ 1348 में, पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ 1381 ईस्वी में। ये भी बताए थे कि जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था उसका नेता कौन था, वाइट टाइलर थे। और कुछ नाम आपको कभी नहीं भूलना, जॉन वाइक्लिफ, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड, जॉन परवे, लोलार्ड मूवमेंट, ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट। कंफर्म हो रहा है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश केम इन 1382। करें 1382 ईस्वी में पहली बाइबल अंग्रेजी में आई। और इस काम को किसने किया था, जॉन वाइक्लिफ ने किया था। उनके इस काम को करने में मदद किसने की थी, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड ने किया हुआ था। उस काम को बाद में रिवाइज किसने किया है, जॉन परवे ने किया हुआ है। इतना तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। आई जस्ट वांट टू नो, बहुत एक्सेस तो नहीं हो रहा है। हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस।
जस्ट आई वांट टू नो कि बहुत एक्सेस तो नहीं हो रहा है, ज्यादा आपको नहीं लग रहा है? या ऑलरेडी यू हैव गॉन, इसीलिए मैंने आज ये प्लान चाक आउट किया कि जितना मैंने पढ़ाया है मैं उतना ही आपको रिवाइज कराऊंगा। और आप ये सोचिए कि 1 घंटे की क्लास में 7 दिन का लेक्चर मैं रिवाइज करा दूंगा। या नेक्स्ट पेज पे द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, याद होगा जॉन वाइक्लिफ जब मैंने पढ़ाया था तो उसके बाद मैंने किस पे बात की थी, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग पे, जो 1400 से 1500 यहाँ पर है। इसमें मैंने डार्क मिडिल एज को शामिल कर दिया है। कारण है कि डार्क मिडिल एज में और कुछ चीज हुआ नहीं था। जो 1400 से 1450 था, और जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग है वो 1450 से लेके 1550 तक, कहीं कहीं पे 1400 से 1500 का। लेकिन आपको सीधे सीधे रिवाइवल ऑफ लर्निंग को 100 साल का मानना है, वो 1450 से लेकर 1550 तक। और जो 50 साल इसमें जो एक्सक्लूड किया जा रहा है वह डार्क मिडिल एज था। और मैंने आपको पहले ही बताया था डार्क मिडिल एज में कहीं कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने किस पर बात किया? एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर, जॉन वाइक्लिफ। डार्क मिडिल एज में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमने उस पर कोई बात नहीं की है। अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? द रिवाइवल ऑफ लर्निंग पर बात कर रहे हैं। और जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग है वो मैंने आपको बताया कि यह जो था क्या था कि 1450 से 1550। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि द पीरियड फ्रॉम 1400 टू 1450 इज कॉल्ड द डार्क एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहला पॉइंट ही वही बात हो रहा है डार्क मिडिल एज को, कि 1400 से लेके 1450 ईस्वी तक का पीरियड है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम डार्क मिडिल एज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार्स ऑफ द रोजेस। एक वार हुआ था जो 1455 से 1485 ईस्वी तक शुरू हुआ था। अब इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप एज ऑफ रिवाइवल की बात कर रहे हैं। चूंकि 1450 आपने क्रॉस किया नहीं कि एज ऑफ रिवाइवल आपका शुरू हो गया, जो मैंने 1450 से 1550 तक लिया हुआ था। आज की मॉर्निंग क्लास में मैंने आपको एलिजाबेथन एज के बारे में बताया था। मैं एलिजाबेथन एज भी इसके बाद बताऊंगा, कल या सुबह में, जैसा जो भी होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां तक मैं पूरा कवर करा करके ये बातें रख रहा हूँ। तो जो वार्स ऑफ द रोजेस है वो 1455 से 1485 टुक प्लेस इन दिस एज। फिर उसके बाद है कि 1453, 1453 इज रिमार्केबल डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्यों रिमार्केबल डेट है? आपको मैंने ये भी बताया था कि कैसे तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो वार्स ऑफ द रोजेस 1455 से 1485। 1453 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी आएगा। Renaissance began with the attack of Turk on Constantinople in 1453. Constantinople was the capital of Eastern Roman Empire. जो रोम साम्राज्य था उसकी पूर्वी राजधानी थी, उसको लेकर के ये बात कही गई है। फिर आगे कह रहे हैं कि रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। ये बातें मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। और हमें और आपको पता है कि रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग से क्या मतलब है। इसके पहले का जो एज मैंने आपको पढ़ाया, डार्क मिडिल एज, एज ऑफ चासर, एंग्लो सैक्सन पीरियड, उन सब में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड खास करके, आप देखेंगे कि इंसान धर्म, उसका माया मोह, उसका जो धर्म का जो एक माया जाल जो बिशप के द्वारा तैयार किया गया था, जो धर्म की गलत व्याख्या की गई थी, उन्हीं सब चीजों में जकड़ा हुआ था। वह न तो साइंटिफिक अप्रोच था, ना तो रीजन था, ना रेशन था, ना गुड ना बैड का कोई अंतर नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये सारी चीजें जो है 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, जो कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर था, तो वहां के बाद से पूरे यूरोप में एक नई आइडियोलॉजी शुरू हो जाती है। और वह जो आइडियोलॉजी है उसको नाम जो दिया जाता है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। मानव के बारे में सोचा जाए,
मानव के क्यों धरती पर भेजा गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ईश्वर ने उसे क्यों बनाया, इन सब बिंदुओं को लेकर के जब बात शुरू हुई, तो वो पार्टिकुलर चीज को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। और जिस एज में आया या जो उसका रिवाइवल हो, चूंकि ह्यूमनिज्म आप देखेंगे कि सोक्रेटिस के जमाने में, अरिस्टोटल के जमाने में, प्लेटो के जमाने में, सोफोक्लिस के जमाने में, यूरिपिडिस के जमाने में, और थियोक्रिटस के ज़माने में, वर्जिल के ज़माने में, होमर के ज़माने में, बड़े-बड़े राइटर लॉन्जाइनस वगैरह, ये सब ह्यूमनिस्ट थे। लेकिन कई सौ सालों तक ऐसा लगा ह्यूमनिज्म खत्म था। फिर जो है एक आदमी आते हैं जिनका नाम आपका पेट्रार्च है, जिसको हम फादर ऑफ सोनेट कहते हैं। उन्होंने ह्यूमनिज्म की लौ को आगे बढ़ाया और वो उसी से ह्यूमनिज्म पूरी दुनिया में उस अटैक के साथ पूरे यूरोप में फैला, फिर पूरी दुनिया में फैला। इसीलिए उस चीज को क्या नाम दिया गया? रिनेशा। इसलिए नाम दिया गया कि वो जो है ह्यूमनिज्म का रिवाइवल था। ह्यूमनिज्म ऐसा नहीं था कोई नई चीज थी, पहले इससे लोग गुजर चुके थे, लेकिन लॉन्ग समय तक यह अब्सेंट था और फिर दोबारा उसका रिवाइवल होता, इसीलिए रिनेशा नाम दिया गया और रिनेशा का नाम रखा गया रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। इट वाज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। क्लासिकल आर्ट का मतलब कि लिटरेचर, कल्चर एंड आर्ट ऑफ रोम एंड ग्रीक, जिसमें अरिस्टोटल, प्लेटो, जिसका नाम अभी मैंने लिया। Renaissance came in England in 16th century, in France in 15th century and in Italy in 14th century। कई बार मैंने ये बात आपको बताई है। रिनेसा स्टूड अगेंस्ट मिडिल एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कभी भी आता है कि रिनेसा किस एज के खिलाफ आया था। रिनेसा स्टूड अगेंस्ट मिडिल एज, द मिडिल एजेस करना है। मिडिल एज का मतलब जो कोई एक पीरियड हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना है द मिडिल एजेस। चूंकि मिडिल एजेस कई था, छोटे छोटे में बांटा गया था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, एज ऑफ चासर था, डार्क मिडिल एज था, तो इन तीनों को मिला करके द मिडिल एजेस कहा गया। वह उसके खिलाफ आया था। इट ब्रोक द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिस्टम ऑफ द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस के जितने भी ये सिस्टम थे उन सबको इसने तोड़ दिया। रिनेशा वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, या पूरे यूरोप में फैला हुआ मूवमेंट था। रिनेशा टॉट द लेसन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, पैट्रियटिज्म एंड कल्ट ऑफ ब्यूटी। ये सब मैंने आपको पढ़ाया कि रिनेशा की एक खासियत रही है, या एज ऑफ लर्निंग की एक खासियत रही है। और यही खासियत अपने सबाब पर, अपने उरूज पर पहुंचती है। कब पहुंचती है? एलिजाबेथन एज में। द वर्ड ह्यूमनिज्म अप्लाइज टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिक लिटरेचर। करें कि जो शब्द ह्यूमनिज्म है यह किसके लिए आता है? क्लासिक लिटरेचर के लिए आता है। द वर्ड ह्यूमनिज्म अप्लाइज टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिक लिटरेचर। लामार्टीन एक क्रिटिक है, मैंने लिखवाया था लामार्टीन, LAMARTIN, लामार्टीन से, लामार्टीन ने कहा दैट इन रिनेशा, रिनेशा मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। रिनेशा में मैन ने अपनी खोज की, साथ ही साथ उस ब्रह्मांड की खोज की जिसमें वह रहता था। मतलब ये बात आपको ध्यान, इतना बड़ा वो मूवमेंट था कि मैन रियली में समझ पाया कि वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, ईश्वर ने धरती पर क्यों भेजा, उसे क्यों बनाया, ये सारे क्वेश्चंस उसने करना शुरू किया। फिर उसने यह भी जानना चाहा कि मेरे इर्द गिर्द जो पूरा ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड क्या है, कैसे है, उसका नेचर क्या है, हम केवल क्यों अभी तक सीमित थे, महदूद थे, और हम उसी जो है सड़ी गली मान्यताओं में क्यों जकड़े थे। जब उससे वह बाहर निकलता है तब अपने बारे में सोचता है और पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचता है। यह रिनेशा की खासियत रही है। टेन नाम के एक क्रिटिक हैं जिसको TAINE, टेन सेड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड। टेन ने कहा कि आदमी लंबे समय तक क्या था? अंधा था। हैड सडनली, ही विल गेट इन नेक्स्ट पे, हैड सडनली ओपनड हिज आईज एंड सीन। और ऐसा लगा कि जैसे लंबे समय तक वह सो रहा था या उसकी आंखें बंद थी, अचानक उसने अपनी नजरों को फैलाया और उसकी नजरों का मतलब उसकी अपनी नजरों का ही यह एक तरह से कर्म था कि उसने देखा चारों तरफ, और तब उसको आश्चर्य हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, या हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की जो खोज हुई अर्थली लाइफ को लेकर के, अर्थली लाइफ के बारे में और जानकारी को लेकर के, ये कब होती है? जब जो है रिनेशा आता है। वरना कौन सी लाइफ के बारे में सोचा जाता था? लाइफ आफ्टर डेथ।
द टर्म रिनेशा दो यूज्ड बाय मेनी राइटर्स, करें कि जो टर्म रिनेशा है बहुत सारे राइटर्स के द्वारा यूज किया गया। द होल ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि रिनेशा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी एक पीरियड के लिए यूज किया जाए, बल्कि मध्य युग से लेकर के आधुनिक एज तक जितने परिवर्तन हुए हैं, ये सारे परिवर्तन जो है एक शब्द में दिखाने की कोशिश की जाती है, वह क्या है? रिनेशा है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही नाम दिया था कि आधुनिक युग जो हम लोग 20वीं शताब्दी में कहते हैं, 21वीं शताब्दी में कहते हैं, आधुनिक एज की न्यू रिनेशा के आने के साथ ही पड़ गई थी। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मध्य युग के बाद से लेकर के 21वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए, अगर हमें उसको समझना है, अगर हमें उसको भली-भांति परखना है, तो उसको एक नाम दिया जा सकता है, वह क्या है? रिनेशा है। और रेनेशा को लाने में बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है कि रेनेशा वाज द एज ऑफ ईगर टू लर्न। रेनेशा का जो एज था उसमें ज्यादातर लोग उत्साहित थे चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए। रेनेशा वाज द एज ऑफ ईगर टू लर्न। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, ये बात कोई बताने वाली नहीं। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। Printing press was invented by William Caxton in 1473 but brought in England in 1476। जो 1473 ईस्वी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, लेकिन इंग्लैंड में कब आता है? 1476 ईस्वी में। Renaissance was the age of the translation of many books। Italian political thinker Machiavelli taught the lesson of individualism in Princes। मैंने एक लाइन में लिखाया था कि मैकियावेली ने द प्रिंसेस को लिखा था। गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप इन दिस एरा। टॉलेमी, यहाँ पे ये अपोजिट करना पड़ेगा। कॉपरनिकस चैलेंज, जहां पे टॉलेमी है वहां पे आपको कॉपरनिकस लिखना है। कॉपरनिकस चैलेंज द एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट दैट द अर्थ इज इन सेंटर एंड द सन मूव्स अराउंड इट। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि पहले टॉलेमी थे। टॉलेमी ये कहते हैं कि टॉलेमी ये कहते थे, क्या कहते थे कि जो अर्थ है वह सेंटर में है, सूर्य पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमता है। लेकिन रिनेशा में कॉपरनिकस ने इसको चैलेंज किया और कहा नहीं, जो सन है वो सेंटर में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो आपको ये नाम अपोजिट करना है। नाम जो है उसमें लिखने में यहाँ से वहां हुआ है। जहां टॉलेमी है वहां कॉपरनिकस करना, जहां कॉपरनिकस है वहां टॉलेमी करना। उसके बाद द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ रिनेशा वाज पेट्रार्च, द फादर ऑफ इटालियन सोनेट। ही डिवाइडेड हिज sonnets into octave and sestet। Octave consists 8 lines stanza, sestet 6 lines stanza। Most of his sonnets are love sonnets। He presents an angelic figure of his beloved। थोड़ा बहुत बात जो है किसको लेके हुई है? पेट्रार्च को। मैं फिर से बता दूं, अभी तक मैंने किसके बारे में बात किया? कोलंबस के बारे में, वास्को डिगामा के बारे में, विलियम कैक्सटन के बारे में, गैलीलियो के बारे में, पेट्रार्च के बारे में, कॉपर टॉलेमी के बारे में, और साथ ही साथ कॉपरनिकस के बारे में। पेट्रार्च के बारे में बहुत सारी बातें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। रोजर आस्कांस का टॉक्सोफिलस और स्कूल ऑफ शूटिंग उसी का नाम है। मैलोरीज मॉर डी आर्थर जो ध्यान में रखना है। इरास्मस का प्रेज ऑफ फॉली। मॉर्स का यूटोपिया, या उसी का सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर। ये मैं फिर से बता दूं, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दीज थिंग। मैंने क्या क्या बताया? रॉजर एस्काम्स का टॉक्सोफिलस और स्कूल ऑफ एब्यूज उसी का सब टाइटल है। मेलोरीज का मॉर्डी आर्थर, इरास्मस का प्रेज ऑफ फॉली, मॉर्स का यूटोपिया और किंगडम ऑफ नोवेयर आर द रिमार्केबल लिटरेरी पीसेज ऑफ रिनेसा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि टिंडल्स ट्रांसलेशन। विलियम टिंडल, याद होगा मैंने बताया था कि कई लोग आए थे जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। अभी आपको मैंने बताया था हियरफॉर्ड को लेकर के, जॉन परवे को लेकर के, जॉन वाइक्लिफ को लेकर के, और एक नाम और कौन सा आ रहा है? विलियम टिंडल। विलियम टिंडल्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। टिंडल ने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन 1525 ईस्वी में किया। इज अ बिग टास्क इन रिनेशा। टिंडल मेड हिज ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक।
टिंडल ने जो ट्रांसलेशन किया वह ग्रीक से किया है, एंड लेटर ट्रांसलेटेड पार्ट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, और बाद में उन्होंने कुछ हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का भी ट्रांसलेशन किया फ्रॉम द हिब्रू, हिब्रू से। उस दिन एक क्वेश्चन कोई हमसे पूछ भी रहा था कि बाइबल तो इसमें थी तो कैसे, बाइबल जब इसमें थी अनडाउटली कि बाइबल जो रही है वह ग्रीक में भी थी, हिब्रू में भी थी, और साथ ही साथ जो है उसका लैटिन में भी बात काम हुआ था। लेकिन इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया है, टिंडल ने जो काम किया हुआ वो किससे किया हुआ है, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किसमें किया हुआ, ग्रीक में, और ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन हिब्रू से किया हुआ है। मच ऑफ टिंडल्स वर्क वाज इंक्लूडेड इन क्रैनमर्स बाइबल, करें कि ज्यादातर जो ट्रांसलेशन टिंडल ने किया है उनके उस काम को क्रैनमर ने अपनी बाइबल में समाहित किया है। उनकी बाइबल को कैसे कहा जाना जाता है, नोन आल्सो एज द ग्रेट बाइबल। क्रैनमर ने जो काम किया उसको एक नाम दिया गया ग्रेट बाइबल, जो 1539 में आई है। फिर आगे इट वाज द फाउंडेशन फॉर द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, और जो ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल था वह 1611 ईस्वी में आया। मैंने आपको बताया था कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल जेम्स फर्स्ट के समय आया हुआ है। जेम्स फर्स्ट का जो समय है वो 1603 से 1625 है। जिस बाइबल के ट्रांसलेशन पर लोगों को आके हवाले कर दिया गया था, बाद में वह काम इतना आगे बढ़ता है कि किंग खुद एक कमेटी बनाते हैं और कहते हैं कि बाइबल का ट्रांसलेशन किया जाए, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बाइबल की जो जर्नी है, जॉन वाइक्लिफ, हेयरफोर्ड, उसके बाद आपके जो है जॉन परवे, फिर उसके बाद आपका मैंने अभी बताया विलियम टिंडल, विलियम टिंडल के बाद क्रैनमर, कुछ और लोग भी आ सकते हैं, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक और नाम आ रहा है सर थॉमस यार्ड का। सर थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस सॉनेट इन इंग्लैंड। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कई बार पूछा जा चुका है कि सॉनेट को किसने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, सर थॉमस यार्ड ने। हेनरी हार्ड और लाफसरे चेंज द इटालियन बॉडी ऑफ सॉनेट, करें कि हेनरी हार्ड और लाफसरे एक ऐसे आदमी जिन्होंने इटालियन बॉडी ऑफ सॉनेट को चेंज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। उन्होंने जो क्या किया, 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। फिर आगे है कि अ क्वार्टेन इज अ स्टैंजा 4 लाइंस। क्वार्टेन क्या होता है, 4 लाइंस का स्टैंजा होता है, एंड अ कपलेट कंटेन्स 2 राइमिंग लाइंस। कपलेट में 2 राइमिंग लाइंस। यहीं पे सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्वार्टेन क्या है, कपलेट क्या है। दिस फॉर्म ऑफ सोनेट वाज फॉलोड बाय शेक्सपियर, बाद में शेक्सपियर ने भी इसको फॉलो किया। टॉटल्स मिससेलेनी 1557 में इज द कलेक्शन ऑफ सोनेट कंपोज्ड बाय यॉर्ट एंड सरे। टाटस मिससेलेनी अभी आज भी मैंने बताया था कि यह कलेक्शन ऑफ सोनेट है, जो किसने इसको जो किया हुआ है, यॉर्ट एंड सरे ने किया हुआ है। फिर उसके बाद है सर थॉमस यार्ड फॉलोड इटालियन पैटर्न ऑफ सोनेट। सर थॉमस यार्ड ने इटालियन पैटर्न ऑफ सोनेट को फॉलो किया, जिसमें क्या था, ऑक्टेव और सेस्टेट था। अर्लाफ सरे यूज्ड स्ट्रैंज मीटर। अर्लाफ सरे ने एक नए मीटर का यूज किया, दैट वाज ब्लैंक वर्स। यह ब्लैंक वर्स था इन ट्रांसलेटिंग द बुक वर्जिल से एनीड। वर्जिल की किताब एनीड का ट्रांसलेशन करने में अर्लाफ सरे ने किसका यूज किया है, एक स्ट्रैंज मीटर का, दैट वाज व्हाट, दैट वाज ब्लैंक वर्स। और यही ब्लैंक वर्स बाद में आइडियल मीटर बनता है, और जो है शेक्सपियर का सारा ड्रामा, क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले रहा है, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, रोमांटिक एज के बहुत सारे पोएम्स, ये सब के सब ब्लैंक वर्स में आते हैं। तो बहुत ही पॉइंट में एक एक लाइन आपको बताई जा रही है, लेकिन एक एक लाइन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, खासकर एज ऑफ रिवाइवल टीजीटी पीजीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि एज ऑफ रिवाइवल को आपको मिस नहीं करना है, उसके एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। जॉन वाइकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चासर की जितनी बातें बताई गई हैं, खासकर हीरोइक कपलेट के अलावा चासरियन स्टैंजा जिसको राइम रॉयल कहा गया है, उसके अलावा 8 जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट उन्होंने यूज, ऑक्टोसिलेबिक जो कपलेट है उसका जो यूज किया गया है, वो सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा बताया उन्होंने कि ब्लैंक वर्स बिकेम एन आइडियल मीटर ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस, वहां का वह आइडियल मीटर बनता है। और भी उसका आपको पता ही क्या क्या रहा था आइडियल मीटर। कुछ राइटर हैं जिनमें से एक है मेलोरीज मार डी आर्थर, जो 1470 है। अ कलेक्शन ऑफ आर्थरियन रोमांस वाज ट्रांसलेटेड बाय कैक्सटन इन 1485। ये यूजीसी नेट में आ चुका है।
मैलोरीज का जो मार्ट डी आर्थर था, इसका ट्रांसलेशन जो है ये लैटिन में लिखा गया था, 1470 ईस्वी में आया था। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है 1485 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? विलियम कैक्सटन के द्वारा। कैक्सटन को मैंने पहले ही बताया था, प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने आविष्कार किया 1473 ईस्वी में। और प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कब आती है? 1476 ईस्वी में। कैक्सटन और ब्रूगेस, कह रहे कैक्सटन ने ब्रूगेस में पहली किताब छापी है। उसका क्या नाम था? द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। उसका नाम जो था, द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने पहली किताब छापी जिसका क्या नाम था? द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। आज की क्लास में मैंने आपको केवल वो पोर्शन बताया जो पोर्शन एज ऑफ रिवाइवल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने ना तो यूनिवर्सिटी विट्स को टच किया है, ना एलिजाबेथन एज को टच किया है। ये काम जो है, जो यूनिवर्सिटी विट्स है, जो एलिजाबेथन एज है, ये काम मैं शाम को जब कल लेक्चर दूंगा तो इसी सीरियल में, ताकि आपको रहे। मैं सुबह इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा। शाम को मैं इसी तरह से एक और लेक्चर दूंगा, नोट्स अपनी ले करके, पीडीएफ फाइल बना करके। आई विल शेयर इट एंड यू विल गेट कि उसी से, उसी के वहां तक। और मैं कहां तक ले जाऊंगा? एलिजाबेथन एज तक ले जाऊंगा, जिसमें मैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा पर बात करूंगा, यूनिवर्सिटी विट्स पर बात करूंगा, फ्रांसिस बेकन पे बात करूंगा, एडमंड स्पेंसर पे बात करूंगा, और साथ ही साथ सर फिलिप सिडनी पर बात करूंगा। विलियम शेक्सपियर पर बात चल रही है, उससे ज्यादा बात उस पर नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत सारी और चीजें बात करूंगा। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। You all can send your feedback. Even I will be here to ask questions, but let me end the recording first. Now you can ask the question। और मैं लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। और चीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक को जो मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज करके या उसको पढ़ाया है, तो उस टॉपिक को मैं अपने नोट्स के साथ शेयर करके, चूंकि स्क्रीन पर चीजें अगर विजिबल है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो चीजें और रिकॉल करेंगी। तो आई थिंक कि ये चीजें आपको थोड़ा सा बेहतर लगी होंगी। बाकी आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, 8 दिन में क्या, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ करे तो छोटे छोटे टॉपिक लेकर के तुरंत करा दिया करें उसको। जी। अच्छा, और आई थिंक कि और कोई किसी को कुछ कहना है, किसी की कोई क्वेरी है? वी हैव कृष्ण कुमार जी, अनिल कुमार जी, उमा शंकर जी, कोई भी, रकीम खान, या आप में से किसी को भी अगर कोई बात कहनी है तो यू ऑल कैन से। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का सजेशन बिल्कुल मैं फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। और मैं इस पैटर्न पे जरूर चलूंगा। नहीं, बिल्कुल, वो चीजें जब दोबारा रिवाइज हो जाती हैं, तिबारा रिवाइज हो जाती हैं, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और हमें जब जब हम लोग पहले, जैसे मैं लाइव हुआ तो लाइव पे होने के बाद जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको वो लेक्चर तो अच्छा लगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा एक रिटन फॉर्म में होता है तो तुरंत माइंड नॉक करता है कि यहाँ पे ये बात बताई गई और ये चीजें और कंप्लीट हो रही हैं। जी। 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 तो ठीक है, अगर कोई ऐसी क्लास है जहाँ पे मैं मॉर्निंग में, या कोई भी क्लास, जो भी जिस भी टॉपिक को मैं लूंगा, उस टॉपिक को मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस कर लूं। एक बार मैं लाइव आके डिस्कस करूंगा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, और एक बार मैं उसको पीडीएफ में भी डिस्कस करूंगा। हाँ हाँ।
और सोनाली मैडम या और किसी को कुछ कहना है? जो अभी हमने कराया था दो दो टेस्ट पेपर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एक्चुअली अभी तक इसलिए नहीं किया कि मैंने दोनों टेस्ट पेपर टाइपिस्ट को दिया है, तो मैं सोचा था थोड़ा सा साफ सुथरी राइटिंग में आ करके मेरे पास आ जाए, तो मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा, इसी पैटर्न पे डिस्कस करूंगा जैसे अभी मैंने किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, कोई भी पॉइंट इस तरह के डिस्कशन का छूटेगा नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी तक दो टेस्ट कराए हैं, एक तो नॉवेल पर मैंने कराया था, दूसरा मैंने शायद ड्रामा पर कराया था कि प्री रोमांटिक पोइट्री पर है प्री रोमांटिक पोइट्री। तो उससे रिलेटेड एक में 25 क्वेश्चन था, एक में 33 क्वेश्चन था, ऐसे मुझे याद है इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो मैं वो दोनों जो है मैंने दिया है, वो जैसे ही टाइप्ड होकर के आएगा मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा उसको। रकीम खान जी, उमा शंकर जी, या रकीम जी, या ठीक है उमा शंकर जी। कृष्णा जी। नाउ वी हैव राजेश जी, आई डोंट नो राजेश जी फ्रॉम मुंबई या राजेश जी फ्रॉम इटावा। या राजेश जी, डू यू वांट टू से समथिंग? ये सारे पॉइंट, ये सब चीजें जो है बुक में ही से लिया गया, लेकिन सबसे पहले मुझको मैंने हैंड रिटन तैयार किया था, तो वो बाद में बुक में आया। और बुक की चीज को मैं इसलिए पीडीएफ फाइल नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बुक का जो साइज होता है वो A4 वाला नहीं होता है। जो इस तरह का हमारा बुक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो जब भी मैंने उसको पीडीएफ फाइल में बनाने की कोशिश की तो मोबाइल से फोटो लेते समय वो पूरा आ नहीं पाया था, कभी इधर से कट जाता था कभी इधर से, इसलिए मुझे अपनी डायरी निकालनी पड़ी, मैंने इसको डायरी से लिया है। ये सारी चीजें बुक में अवेलेबल। जी मैडम जी। मैडम ये बताइए, जब आप स्मार्टफोन खरीदेंगे जैसे जैसे जमाना बदलेगा कुछ तो नया होगा, तभी तो लोग उसको प्रति अट्रैक्ट होंगे। जैसा आपका आदेश। नहीं, मैं जरूर कर दूंगा, मैं सुबह वाला तो मैंने वीडियो डाल ही दिया, जो मैंने लेक्चर लिया था सुबह वाला मैंने तुरंत वो कर दिया, बगैर किसी आप लोगों की सर्विस में तो 24/7 अवेलेबल है ना। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक ही क्लास के बाद ही हम लोग प्रॉब्लम एक दूसरे की सुन रहे हैं, इसीलिए क्लास के टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं करते। नाउ अंबिका जी डू यू वांट टू से समथिंग? या रकीम जी। रकीम जी देखिए है क्या कि मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, काम इतना ज्यादा है कि आप लोगों को पढ़ाने के अलावा कॉलेज के काम इतने ज्यादा है कि आई कांट एक्सप्लेन। 3 क्लासेस मेरे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रहते हैं, तो जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो फिर उस समय याद नहीं रहता क्या काम है, लेकिन मैं लगातार उस पे काम कर रहा हूँ। फिर भी आप ये मान के चलिए 20 दिसंबर से पहले बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 20 दिसंबर के बाद, दिसंबर लास्ट में। हाँ। लक्ष्मण जी गुड इवनिंग। हाँ कृष्णा जी जी। जी। जितना जितना ज्यादा आप चीनी डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको मीठा होगा बस। जितनी बार किसी चीज को आप करेंगे उतना ही चीजें क्लियर होंगी। मुझे क्या जरूरत है, एक बार तो मैंने व्हाइट बोर्ड से पढ़ा दिया तो कर दिया था, आज दोबारा आपके साथ नोट्स को डिस्कस करने की क्या जरूरत थी?
हाँ, अनडाउटली उसमें व्यवस्थित ढंग से होंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये होगा कि ऐसा नहीं कि आप मेरी ही किताब पढ़ेंगे, आपको और भी मार्केट में किताबें हैं, तो जब आप नोट्स अपनी बनाते हैं, तो अगर उस दूसरी किताबों से कोई नया पॉइंट मिलेगा, तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो जो परफेक्शन होगा, वो आपके नोट्स में होगा। अगर 3 किताबें आपके पास हैं, तो उन 3 किताबों में किसी न किसी में कुछ न कुछ नया पॉइंट ज़रूर होगा। तो कम से कम आप नहीं, वो तो ठीक है जो है, और है दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन जो है फिर भी अगर आपके पास चीजें होंगी तो उसको कर सकते हैं। लक्ष्मण जी इज हियर, लक्ष्मण जी, डू यू वांट टू से समथिंग? ठीक है। अनडाउटली वो रिकॉल कर। जी जी जी। हाँ हाँ, हो जाएगा ज्यादातर चीजें। हाँ, 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 हो जाएगा। हाँ, हाँ, धर्म प्रिया जी वाज़ देयर, आई डोंट थिंक शी इज़ हियर। खैर ठीक है, मैंने सबसे लगभग सबसे फीडबैक लेना पॉसिबल नहीं है। यू ऑल कैन सेंड योर फीडबैक इन क्लास इन इन व्हाट्सएप ग्रुप, और अगर किसी को और को कुछ पूछना है या कहना है तो कह सकते हैं आप। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर शिल जी, जी। जी स जी। अंबिका जी, 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 अंबिका जी, जी। जी। हाँ, कवर हो गई होंगी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है, कम से हाँ, ओके, ओके, थैंक यू या जी, कमलेश कुमार जी, जी। जी, जी। देखिए, मैंने कमलेश कुमार जी, जो मेरा सबसे पहला लेक्चर हुआ था, उस पहले लेक्चर में मैंने यही दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहला लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, तो ठीक है, मैं उसको कल ही कर दूँगा। मैं आज कर दूँगा, आज कर दूँगा। ठीक, ठीक, आज ही कर देंगे, हर हाल में कर देंगे आज ही। ठीक है, तो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड शिल्पी मैडम इज हियर। शिल्पी जी, डू यू वांट टू से समथिंग, शिल्पी जी? अच्छा, ओके, ओके। या हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, 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 हाँ। हाँ। नहीं, कुछ डिफरेंस ये है कि जो देखिए, जो मैंने बताया कि रिनेशा एक आपका मेन हेडिंग है। पहले बात तो ये समझना कि रिनेशा मेन हेडिंग है, जो 1450 से लेकर 1660 ईस्वी तक चलता है। एक पॉइंट। दूसरा चीज अभी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि जब रिनेशा की बात होती है, तो कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि उसकी जो शुरुआत है 1450 से लेकर के 20वीं शताब्दी तक को लोग मानते हैं कि ये रिनेशा का ही दौर चल रहा है।
दो तरह की बातें आपको ध्यान में, एक तो मैंने 1660 तक बताया, दूसरा भी मैंने बताया था कि 20वीं शताब्दी तक जितने परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब कहा जाता है ये सब रिनेशा की देन है या रिनेशा चल रहा है। उसमें से मैंने एक हिस्सा निकाला 100 साल का, मैंने क्या, और भी जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने निकाला कि यह जो 100 साल का हिस्सा है, यह एज ऑफ रिवाइवल होगा। जो एज ऑफ रिवाइवल है, इसका मतलब यह हुआ रिनेशा के नाम पर जितनी तब्दीली आई, जो बदलाव हुए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके, चाहे वह एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में रहा हो, चाहे कोलंबस का आना, वास्को डी गामा का आना, प्रिंटिंग प्रेस का आना, गैलीलियो का ये जो भी परिवर्तन, ऐसा नहीं एक फील्ड में, हर फील्ड में जो परिवर्तन हुआ, वह 100 सालों में हुआ। और अगर आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि शायद 40 साल, 50 सालों में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। 50 साल पहले का जो भारत रहा होगा, जो हमारे दादा ने देखा, अब्बा ने देखा, वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से 100 साल में जो तब्दीली आई, मिडिल एज के खिलाफ जो आंदोलन चला, जो तब्दीली आई वह 100 साल का हुआ, और वह तब्दीली जो है 100 साल में बहुत ज्यादा हुई। फिर उसी तब्दीली के आधार पर जो है दुनिया के तमाम हिस्सों में काम हुआ। और जो काम यूरोप में, इंग्लैंड में होता है, वह इंग्लैंड में काम जो है कहाँ से शुरू होता है? एलिजाबेथ से शुरू होता है। लेकिन उन सब में चाहे वो ये छोटे-छोटे रहे होंगे, लेकिन उन सब के ऊपर एक ही चीज का प्रभाव था, वह रिनेशा का प्रभाव था। और यह प्रभाव कब तक चलता है? मिल्टन के समय तक चलता है। इसीलिए उसको छोटे-छोटे पीरियड में भी बाँटा गया है। क्यों छोटे-छोटे पीरियड में बाँटा जाता है? एक तो समझने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा चीज़, यह जो काम होता है किसी बड़े आदमी के लीडरशिप में होता है। जैसे अगर 21वीं शताब्दी अगर 100 साल की होगी, तो भारतीय राजनीति में 21वीं शताब्दी को हमेशा जो है क्या किया जाएगा, शुरू के जो रहे हैं, यह हमेशा ये कहा जाएगा यूपीए 1, यूपीए 2 और मोदी और अमित शाह युग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूपीए 1 का मतलब कि गांधी परिवार, सोनिया गांधी की जो सरकार थी, यूपीए 2 भी उनकी सरकार मनमोहन सिंह का, वो कहीं न कहीं 14 तक चली हुई है। उसके बाद जब नाम दिया जाएगा तो अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री का मतलब ये युग, ये मोदी युग, ये जो है रहेगा। तो 21वीं शताब्दी भले ही से 100 साल की हो जाएगी, लेकिन उसके अंतर्गत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे एज बाँटे जाएँगे, चूँकि वो कुछ चेहरे होते हैं, कुछ घटनाएँ होती हैं, जिनकी वजह से एक परिवर्तन होता है। तो आप अगर घटना के नाम पर लेंगे, तो कोविड-19 भी यहाँ पर रहा है। तो कोविड-19 ने चूँकि पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन अमित शाह, मोदी की पॉलिटिक्स जो होगी, यह इंडिया को प्रभावित की है, तो यह इंडिया के पर्सपेक्टिव में। लेकिन जब कोई आंदोलन पूरा, जैसे कोविड-19 वाज़ अ पैन, मैं यूनिवर्स तो नहीं कहूँगा, बल्कि एक तरह से अ टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच कवर्ड द होल वर्ल्ड। तो ये जो तरह की छोटे-छोटे परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, चाहे वह किसी बड़ी घटना पर हो, किसी बड़े शख्स के नाम पर हो, तो उसकी वजह से उसका नाम या उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जहाँ तक क्वेश्चन रहा है कि 100 साल, वो 100 साल इसलिए एज ऑफ रिवाइवल किया गया, वह 100 साल बहुत तेजी के साथ बदलते ज़माने का ये था। जब ज़माना बदला, तो उसी पैटर्न पर लगातार एलिज़ाबेथन एज में काम हुआ, जैकोबियन एज में काम हुआ, कैरोलिन एज में काम हुआ, कॉमनवेल्थ पीरियड में काम हुआ, और इस वजह से उसी चीज़ को प्यूरिटन मूवमेंट भी चला, उसी चीज़ को एक बड़े पोएट के नाम पे एज ऑफ मिल्टन भी कह दिया गया। कहीं-कहीं पर उसको जो है क्वीन के नाम पे एलिज़ाबेथन एज कहा गया। जेम्स के नाम पर जैकोबियन एज कहा गया, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर कैरोलिन एज कहा गया। तो इस तरह का यह एक पैटर्न डेवलप होता है। जी, यही चीज़ें रही और उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रही। ओके, ठीक। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, ठीक, ओके।